ठीक, अगर आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर आपने लिया, अगर आपने एक सेकेंड, अगर आपने ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लिया और इस ब्लड को आपने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, इस ब्लड को आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। इस ब्लड को आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो सीधी सी बात है, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाता है। डेंसिटी के अनुसार इनमें चेंजेस होंगे और ब्लड का एक ऐसा हिस्सा नीचे डेंसिटी की तरफ बढ़ जाएगा और एक हमारे पास लिक्विड पोर्शन जो है ब्लड में वो इस तरह से देखने को मिलेगा। आपने ब्लड लिया, आपने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपके पास जो डेंसिटी में ज़्यादा था वो नीचे बैठ गया और लिक्विड पोर्शन ऊपर की तरफ रह गए। इस लिक्विड पोर्शन को हम लोग कहेंगे प्लाज्मा, और जो डेंसिटी के कारण नीचे की तरफ सेटल हो चुका है इसको हम लोग कहेंगे सेलुलर हिस्सा इसका ब्लड का। तो ब्लड को अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आपके दो हिस्से होते हैं, एक प्लाज्मा और एक सेलुलर पार्ट। सेल्स वाले हिस्से में आपको पता है कि हमारे पास सेल्स वाले हिस्से में आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है और प्लेटलेट्स है। तो सेलुलर वाले हिस्से में हम लोगों के पास रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इस तरह से बाइफर्केशंस हो गया। तो ब्लड के कंपोनेंट्स हम लोग सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से कर रहे हैं। ये सेंट्रीफ्यूज क्या है, एक टेक्निक है सेपरेशन का, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक टेक्निक ऑफ सेपरेशन कि वेरियस कंपोनेंट्स में आप सेपरेट कर सक रहे हैं ब्लड को। कि हम लोगों ने प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट वाले हिस्से में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, इस प्लाज्मा के पास देखो, प्लाज्मा की कहानी अलग है। प्लाज्मा के पास हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात अगर मैं बताऊं तो जैसे कि आपने फाइब्रिन शब्द सुना होगा, फाइब्रिन प्रोटीन, आपने फाइब्रिनोजन सुना होगा। ठीक, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, इस तरह से आपको मैं कह सकता हूं कि वह प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लाज्मा ही वो सब प्रोटीन्स को पकड़ करके रखा रहता है। मेन हिस्से में आने वाला हूँ, सीरम पे इसलिए बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स, जितने भी सॉल्यूबल माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान पर रख लेना। अच्छा, इस प्लाज्मा को आपने पकड़ा और इस प्लाज्मा को आप क्लॉट होने के लिए अलाउ कर दिए। मतलब आपने प्लाज्मा पकड़ा, बोला क्लॉटिंग के लिए छोड़ दो। तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कुछ हिस्से ब्लड के, ये ब्लड का हिस्सा है तो ब्लड के कुछ हिस्से को क्लॉट कर देगा और कुछ हिस्सा जो है वो लिक्विड पोर्शन में बच जाएगा। इस लिक्विड पोर्शन में जो प्लाज्मा के क्लॉट होने के बाद जो लिक्विड पोर्शन बचा उनको हम बोलेंगे सीरम। अब एक फंडा हमको ये बात पता चला कि प्लाज्मा के क्लॉट होने के बाद जो लिक्विड बचा वो सीरम, मतलब ये वाला हिस्सा क्लॉट नहीं हो सकता। इस कारण से मैं कह सकता हूँ क्या, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सीरम के पास क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। इस सीरम के पास क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो अगर आपको मेजर डिफरेंस प्लाज्मा और सीरम के बीच में पूछा जाए तो आप यह कह सकते हैं कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स जितने भी प्रोटीन्स हैं जैसे कि फाइब्रिन्स और फाइब्रिनोजन, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, जितने भी 12 to 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ये सीरम में एब्सेंट होते हैं। अच्छा, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यही सीरम तो इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने रैबिट की बात करी थी, है ना। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ प्लाज्मा और सीरम के।